नमस्कार, एबीपी न्यूज पर जारी है बजट कॉन्क्लेव। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 23 का बजट, 24 की आहट। देश का बजट अब देश के सामने है और ऐसे में इस देश के बजट को न सिर्फ समझने के लिए यहां पर खास मेहमान लगातार इस मंच पर पहुंच रहे हैं, जो मंच आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आज तैयार किया है, बल्कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आमने सामने दो खास मेहमान जो इस मंच पर हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों अर्थव्यवस्था के जबरदस्त जानकार हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब का, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ का। जोरदार तालियों के साथ बहुत स्वागत आप दोनों का इस मंच पर। आइए सर, प्लीज आइए। तो मंथन अब बजट को लेकर होना है और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से, आप कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर, वो कह रहे हैं साहब 10 में से 0 भी कैसे दें, वो भी देना कठिन है। तो प्रोफेसर साहब से शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब, इतनी मुश्किल क्यों हो रही है इस बजट को नंबर देने में? पॉइंट वाइज बात करेंगे सर, शुरुआत कहां से, रोजगार से करेंगे? देखिए, कोई भी बजट बनता है तो कुछ आर्थिक समस्याएं जो होती है देश के सामने, उसको रिजॉल्व करने के लिए उस बजट का फोकस होता है। ठीक है। देश के सामने बड़ी समस्याएं क्या है? लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता। ठीक है। क्या वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में एक बार भी बेरोजगारी शब्द तक का प्रयोग नहीं किया? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक बार भी आर्थिक असमानता के बारे में एक शब्द नहीं बोला। किस तरह से बढ़ती महंगाई से निजात मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला। हां, एक मॉडल देश के सामने रखा कि खाओ पियो मौज करो। ये क्या मॉडल है वो बताता हूं। वित्त मंत्री जी कह रही है कि हम 2 तरह के टैक्स रिजाइम चलाएंगे। एक टैक्स रिजाइम जिसके अंतर्गत हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं, LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि, NSC, इंदिरा विकास पत्र, KVP, अपने आने वाले समय के लिए। उस टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हो तो आपको कर का 1 पैसे का भी फायदा नहीं है। और दूसरा टैक्स रिजाइम है जिसमें वित्त मंत्री जी ने कर का फायदा दिया। तो दूसरे टैक्स रिजीम में आप 1 रुपए का भी एग्जम्पशन नहीं ले सकते। आप NSC में या PPF में पैसा डालते हो, उसका 1 पैसे का भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो मेरे पिताजी, मुझे याद है जब मैं पढ़ के बाहर, मैंने कहा पापा मैं बाहर जाके विदेश में पढ़ना चाहता हूं। हम मध्यम आय वर्गीय परिवार के थे, हमारे पास कोई अब पैसा नहीं था, तो मेरे पापा ने कहा चलो जाओ पढ़ो, मैंने तेरे लिए PPF में पैसा जमा कर रखा है। ठीक है। अब वो ऑप्शन चले गया, अब तो खाओ पियो मौज करो। तो वित्त मंत्री जी चाहती है कि जो लोग खाए पिए मौज करें वो आगे चले जाए और सेविंग्स का जो पोटेंशियल है अर्थव्यवस्था से वो खत्म हो जाए। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, आपने सबसे पहले टैक्स पर बात करना चुना है, ठीक है ना? आपने यहाँ पर टैक्स को लेकर जो सबसे बड़ी बात रखी है, आप जवाब दे दीजिए सर। वो आपत्ति इस बात को लेकर जता रहे हैं कि साहब वो जो बचत जो है, अभी तक जो टैक्स में इंसेंटिवाइज की जाती थी, सरकार ने वो खत्म कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं? आम आदमी की जेब में पैसा बचे, कर में छूट, लेकिन वो पैसा जो है वो बचत में ना जाए बल्कि बाजार में आ जाए, सारा पैसा निकल जाए। पहले तो आपके यहां बैठे हुए दर्शकों को और जो लोग देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। देखिए, गौरव भाई ने उठाया है जो टैक्स से रिलेटेड मामला जी। भारत सरकार ने इस बार ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिस बात के बारे में ये कह रहे हैं, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको तबीयत करती है कुछ भी खाने की, वो ऑप्शन देते हैं आपको कि भाई आपके हिसाब से, आपके मन चाहे हिसाब से आपको क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से लेते हैं। अपने पैसे को देखते हैं कि क्या आपकी आगे की जरूरत है, क्या अभी की जरूरत है, उसके हिसाब से आप अपना खर्च करते हैं। उसी तरह ऐसा तो नहीं कि बजट में आपको जो है दोनों जो टैक्स के जो स्ट्रक्चर है आप पे जो है दे दिया गया है कि आपको इसी को फॉलो करना है। आपको दिया गया है कि आपको ऑप्शन है, चाहे तो आप ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर लीजिए जिसमें आप सेविंग कर सकें, या आप ऐसा टैक्स, बहुत सारे लोगों ने, आप अगर देखा होगा, बहुत सारे लोग, इसके लिए हम लोगों ने सर्वे किया था। सर्वे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम एग्जम्पशन के लिए नहीं करते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तो उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। देश की ऐसी जनता जो कह रही है कि मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूं लेकिन मुझे उसका फायदा नहीं मिलता है, आप सिर्फ एग्जम्पशन करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले को एग्जम्पशन देते। होता क्या है
कि देखिए इंसान की जिंदगी में अलग अलग जो है समय में अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है। बिल्कुल सर, पॉइंट आपने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया सर। गौरव साहब, प्रोफेसर साहब का जो आरोप था वो यहाँ पर बिल्कुल बेबुनियाद इसलिए क्योंकि कोई भी एक टैक्स रिजीम सरकार थोप नहीं रही है, विकल्प बचा हुआ। सर समय कम है ना, क्योंकि और भी बहुत से टॉपिक समय कवर कर। अच्छा कहिए। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए कभी होता है कि आपको ये ऑप्शन में ले लिया तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आज आपको पहले आता है डिफॉल्ट ऑप्शन कि आपको कोई टैक्स, आपको सीधे टैक्स कटेगा फ्लैट रेट से। नहीं चाहिए तो ठीक है, आ जाओ इस पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में। सर स्कोर देखिए, मैं यहाँ पर रेफरी की भूमिका में हूँ। स्कोर जो है वो जफर इस्लाम साहब को 1 पॉइंट मिल गया है, आप 0। अब दूसरा सवाल मेरा ये है जी, 0 क्या? दोनों टैक्स रिजीम पर चल रही है, तो ये आरोप तो बेबुनियाद हो गया ना। मेरी बात तो सुनो, आरोप नहीं, आपको बता रहा हूँ। आप 0 दे माइनस दे मुझे, पर लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि सरकार चाहती है कि हमारे ये युवा लोग जो नौकरी कर रहे हैं ये सेविंग्स में नहीं जाए, तो उनको अगर नए कर का फायदा लेना। मेरा एक सवाल है रोमाना जी, और इनसे भी है, आपसे भी है, और यहाँ इतने कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। दुनिया में कहीं कोई एक ऐसा देश है जहां पे 2 तरह की टैक्स स्लैब्स चल रही है? ये कोई एमसीक्यू खेल रहे हो क्या कि 1-2 और दे दो, फिर A B C D? ये क्या मजाक बना रखी है? क्यों वित्त मंत्री जी को एक कंफ्यूजन है कि ये टैक्स स्लैब में भी चले जाओ, कभी इसमें चले जाओ, कभी उसमें चले जाओ? ये कंफ्यूजन है क्या? ये वित्त मंत्री जी का कंफ्यूजन है क्या? छोटे-छोटे जवाब लिए तो बिल्कुल। और मैंने एक सवाल पूछा, रोमाना जी, मैंने एक सवाल पूछा, उसका पिन पॉइंट उत्तर दो। दुनिया में एक देश बता दो जहां पे पर्सनल इनकम टैक्स की 2 तरह की प्रणालियां चल रही है। मुझे एक इसका उत्तर दे दो। मैं तो ये कहता हूं कि विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता आदमी, उसके लिए कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते। आज दुनिया की 20% आबादी यहां है। दुनिया के जो सबसे ज्यादा यंग जो वर्क फोर्स है वो इस देश में है। 2030 में सबसे ज्यादा यंग जो वर्क फोर्स होगा इस देश में होंगे। अगर आज आप इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। आप देखिए, अगर लोग कहते हैं नौकरियों के बारे में, इन्होंने जिक्र किया ना सर, पहले हम लोग बिल्कुल तो टैक्स सवाल जवाब के हिसाब से चल रहे हैं। तो सर उन्होंने जवाब दे दिया आपकी बात का। वो कह रहे मैं बताती हूँ ना, वो कह रहे आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज। आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज मानिए ना, हमें दुनिया को थोड़ी फॉलो करना है, हम अपनी नई लकीर खींच रहे हैं यहाँ पर। दिस शोज कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है कि हमको पता ही नहीं कि हमारे देश के लिए कौन सी कर प्रणाली सही है। चलिए ठीक है, अब ये जनता तय करेगी। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे, इन बच्चों के लिए नहीं, आप सारे सवाल थोड़ी पूछेंगे। मेरा सवाल आपसे है, अब मेरा सवाल आप सुनिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि पिछले चुनाव तक हम देखते थे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि साहब न्याय योजना, सबके हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, कंजम्पशन इकोनॉमी। अब जब सरकार इसी टैक्स रिजीम की बात कर रही होंगी, ये जो टैक्स स्लैब्स बदले हैं, सरकार की ये कोशिश है कि लोगों की जेब में पैसा रहे, सरकार की ये कोशिश है कि लोगों के पैसे से अर्थव्यवस्था का चक्का घूमे, तो फिर क्या आप अपनी बात पर यू टर्न नहीं कर रहे? मैं एक बात पूछता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और मैं इसी का उत्तर देना चाह रहा था। ये जो 2 टैक्स रिजाइम है, ये 2 साल से चल रही है देश में। जफर साहब, मुझे तो नहीं पता क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो जारी नहीं किया। पिछले 2 साल में कितने प्रतिशत देश के लोगों ने जो ये नई टैक्स रिजाइम के तहत टैक्स भरा, कर भरा, बता दीजिए। देखिए, जो मैं वही तो कह रहा हूं, आप सुन तो लो भाई। आप लंबा जवाब देते, मैं छोटे जवाब देता हूं। हमने जो सर्वे हमने कहा था, आपने सुना नहीं ठीक से, कि सर्वे किया। सर्वे में लोगों की चिंता जो है उन्होंने अपने बारे में बताई कि क्या उनकी जरूरत है। ये आप कह रहे हैं लोगों तो वोट हमें दे रहे हैं, आपको तो वोट नहीं दे रहे हमारे। इसका मतलब आप प्रतिशत ऐसा नहीं, बीच में नहीं जवाब। मैं बीच में नहीं टोकता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसका जो आपको कितने अंक मिलेंगे, फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम जनता पे छोड़ते हैं। जनता ने आपके हर बात को नकारा है, हमें सराहा है। हमने जनता की बात सुनी, अपनी बात नहीं। जिस जनता के बारे में बात करें उनसे ही सर्वे में पूछा कि क्या आपको ऐसा, तो लोगों ने कहा कि हमारी जरूरत बदलती रहती है। आज मेरी ये जरूरत है, कल मेरी हो सकता है सेविंग की जरूरत हो। आज मुझे ये ऑप्शन दीजिए, कल ये ऑप्शन। सरकार ने दोनों ऑप्शन दिया, किसी पर लादा नहीं है, थोपा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। ये तो आपका अधिकार है। जनभावना का सम्मान, लोगों को विकल्प और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सर मुझे लगता है टैक्स पर बहुत बात हो गई है, अगले टॉपिक पर 10 सेकंड। अच्छा जल्दी से। मैं ये तो कह रहे हैं 7 लाख का, मैं कह रहा हूं 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। आप
5 लाख तक तो टैक्स की रिबेट है, 2 लाख की एग्जम्पशन होम लोन का इंटरेस्ट ले लो, एटीसी में 1.5 लाख कर ले लो, 50,000 का एनपीएस में डाल दो और 50,000 रुपए का आप मेडिकल का इंश्योरेंस करिए। मैं तो 10 लाख का पहले से था, आप 7 लाख बोल रहे हो। पहले से ही देश में 10 लाख तक टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, क्यों इस तरह से बच्चों को और देश को बरगला रहे हो? अरे प्रोफेसर साहब, आप भी क्यों भ्रमित कर रहे हैं? वो 9.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन लेने, अरे 10 लाख का लेने के लिए सर वो बाकी 5 लाख इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं तो ऑप्शन दीजिए ना, ऑप्शन दीजिए ना। सवाल पूछे नहीं हमें मालूम है, एक सेकंड हमें मालूम है प्रोफेसर साहब इकोनॉमी में बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन सर यहाँ पर जलेबी मत बनाइए, टैक्स से आगे बढ़ते हैं। अच्छा जल्दी से दे दीजिए 10 सेकंड में, फिर मुझे रोजगार पे बात करनी है आगे। पिछले साल जब हमने दिया ये ऑप्शन कि 10 लाख तक जब आपको टैक्स नहीं देना है, तब यही ऐसे उनके पार्टी के बड़े बड़े जो सुरमा हैं वो यही कहने लगे कि हमें ऑप्शन ही नहीं दिया। आज ऑप्शन दिया तो आप ये कह रहे हैं। हकीकत यह है कि जनता जो है जनार्दन है, जनता खुश है। इनको परेशानी हो रही है इसलिए कि जनता को हमने दिया है ऑप्शन, अधिकार दिया उनको कि आप जैसा चाहिए करिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आप उसका पूरा फायदा उठाइए, और नहीं तो आज आपकी आज जरूरत है तो आप 7 लाख तक के लिए कोई टैक्स 87A के अंदर में, बाकी की भी छूट है, 7 लाख तक फ्री है। ठीक है, पॉइंट में प्रोफेसर गौरव वल्लभ, यहां पर तो गदगद सरकार और सत्ता पक्ष इसी चक्कर में है कि साहब सबका ख्याल रख लिया गया, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे युवा हो। और आपने कहा कि साहब बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन रोजगार के लिए सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। सरकार तो 10 लाख करोड़ खर्च कर रही है, आप कह रहे रोजगार की समस्या है। किसानों का ख्याल तो 2022 में ही रख लिया था जब उनकी इनकम सरकार ने डबल कर दी थी। तो 2022 में वादा किया था मोदी जी ने कि किसान की आय डबल हो जाएगी, अब तो चौपल होने वाली होगी। कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश में सरकारी आंकड़ा है कि किसान प्रतिदिन किसानी से 27 रुपए कमा रहा है। किसान को चाहिए था कि वो एमएसपी का, उसको लीगल राइट का एक खाका इस बजट में मिले। किसान को चाहिए था कि उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जो डीजल के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, उसमें जीएसटी का फायदा मिले। किसान को चाहिए था कि ये 6,000 रुपए का जो मजाक उनके साथ कर रहे हैं, वो उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 15 से 20,000 रुपए, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने। किसान सम्मान निधि में राशि बढ़े, इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी, चूक गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, किसानों की चिंता की, स्टार्टअप्स के लिए हमने वहां पर किसान युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है। हमने जो है 20 लाख करोड़ का ऋण देने का जो है वो भी प्रावधान किया है। हमने किसानों के लिए के चिंता बराबर की है, हर बजट में की है। अब इन्होंने जो बात उठाई कि जीएसटी में उनको फायदा होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल करती है जिसके इनके भी वित्त मंत्री होते हैं, ये बजट नहीं करता, इनको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब युवाओं के बारे में बात किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, भाई हमारा देखिए एक ट्रेंड है कि बैलेंस शीट, अब 2014 में इन्होंने सरकार छोड़ी, जीडीपी का साइज था 100 लाख करोड़। आज जीडीपी का साइज जो है 303 लाख करोड़ का है। उसका परसेंटेज देखिए उस वक्त के हिसाब से कितना, 2% से ज्यादा कभी नहीं गए जीडीपी के जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया हो। इस बार हमने 3.3, हमने 2.5, 2.7, 2.9, 3.3 एक डायरेक्शन में जा रहा। उससे क्या फायदा है कि युवाओं को नौकरियां मिलेगी, जितना ज्यादा निवेश होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अब करीब 77% का हो गया है, इसलिए कि इन लोगों ने एनपीए छोड़ा था, अब उसको हमने कैपिटलाइज करके बैंक को ठीक किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार इतना जोर दे रही है, क्या इसके पीछे वजह यह है कि जो प्राइवेट निवेश है वो उस रूप में नहीं आ पा रहा है जिस रूप में सरकार चाह रही थी लाना? देखिए रुवाना जी, दो चीजें हैं। जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, देश के हित में लिया था। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर उस वक्त व्हाइट पेपर हम पेश कर देते पार्लियामेंट में कि किस तरह से इन लोगों ने बांटा है, मैं चूंकि पढ़े प्रोफेसर इसलिए मैं और युवा जनता इसलिए बोलता हूं कि उन्होंने 1947 से 2006 तक जो बैलेंस शीट साइज थी बैंकों की, नेशनलाइज बैंकों की, वो सिर्फ मात्र 18 लाख करोड़ की थी। 2006 से 2012 के बीच में उसको 3 टाइम कर दिया 52 लाख करोड़। क्यों? जबकि उसमें सिर्फ फोन से पैसा मिलता रहा, बैंकों ने कोई क्रेडिट इवैल्यूएशन पैसा बांट दिया, देश की जनता का पैसा फेंक दिया। उससे क्या हुआ कि 67%, मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट आई है, डेट कर्स करके रिपोर्ट आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लिखा है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर उस वक्त 2013 में उन्होंने लिखा है, जब इनकी सरकार ने तब लिखा था कि 67% ऐसे ऋण दिए गए हैं 2006 से
12 के बीच में, जो 32 लाख करोड़ में, जिसमें से 67% ऐसे थे कि डे वन में वो एनपीए होंगे। हमें जब इनका जो हमारे जो इसमें मिला इनको इनकी सरकार, हमारी सरकार आई तो उनको जो हमें बैंकों में मिला एनपीए मिला, और अगर व्हाइट पेपर कर देते तो देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती। तो विरासत में इतना बोझ इनको मिला, एक सेकंड पूरी बात करें। विरासत में जो मिला उसको हमने किसी तरह मैनेज करके बढ़े, और आज देखिए जब आप क्रेडिट ऑफटेक नहीं था, बैंकों में ऋण नहीं लिया जा रहा था, आज देखिए बढ़ते जा रहा है। बैंक में अभी 17-18% क्रेडिट ऑफटेक हो गया, इनके समय में 27% था। अब धीरे धीरे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हो गया, तो अब निवेश होगा, प्राइवेट निवेश भी होगा, बाकी जो सरकार भी करेगी, और ग्लोबल जो 557 कंपनियों से हम लोग बात कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियों से जो हिंदुस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद नौकरियां हैं, नौकरियां, ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब सारे लोगों को मिलेगी। और प्रोफेसर रोजगार की बाहर आने वाली है। प्रोफेसर साहब एक सेकंड बिल्कुल हंस रहे हैं प्रोफेसर साहब, मतलब लंबा बात ये कि रोजगार की बाहर आने वाली है, और जो आंकड़े कह रहे हैं हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के, कि इस वक्त जबकि कोरोना महामारी जैसे हालात से पूरी दुनिया उबर रही है, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, तो भी पूरी दुनिया में सबसे चमकता सितारा कौन? हमारा देश हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और अमृतकाल का ये पहला बजट। सर रोमाना जी, अमृतकाल चल रहा है जी, भुखमरी में हमारी रैंकिंग 107वीं है दुनिया में। अमृतकाल चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हमारी रैंकिंग है 132वीं, आर्थिक सर्वे में दिया गया। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी में दुनिया में हमारी रैंकिंग 135वीं। अमृतकाल चल रहा है, और पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 137वीं, और ये अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है, और जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 144वीं। ये कौन सा अमृतकाल है? अगर ये अमृतकाल है तो इस देश को और हमको अमृतकाल जवाब ले लें? प्लीज 1 मिनट रुकिए। अमृतकाल चल रहा है, और देश में बेरोजगारी की दर है 8.5%, शहरों में बेरोजगारी की दर है 10% से ज्यादा। अमृतकाल चल रहा है, और 2017 से लेकर 2022 के बीच 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं रोजगार के बाहर हो गई। अमृतकाल चल रहा है, और 2016 से 22 के बीच 5.5 करोड़ लोग रोजगार के बाहर हो गए, और आप कह रहे हो कि तालियां। देखिए, बहुत इनको पता ही नहीं है जफर साहब, 9 साल हो गए सत्ता में बैठे बैठे, 9 इयर्स, और अमृतकाल फलाना काल, अब ऊब गए हम। ये बच्चे को क्या बोलूं, अगले साल ये तो जनता तय करेगी ना सर, ऊब रहे हैं या नहीं ऊब रहे हैं। आप इनसे जवाब तो सुन लीजिए ना सर, इतने सारे आपने आरोप लगा दिए सर, अब ये बताने लगेंगे आपको किस तरीके से जीडीपी से लेकर आईएमएफ की तमाम रिपोर्ट्स जो है, फिस्कल डेफिसिट में इतना फिस्कल प्रूडेंस है सर, वो गिना देंगे अभी आपको, सुन लीजिए आप। ठीक है, ले आइए आप सर, अब आंकड़े तो सुनिए ना उनके भी, आपने इतने आंकड़े गिना दिए। घबरा जाते हो मैम मेरी बात से। देश जब देश में अमृतकाल है तो कांग्रेस वाले हो जाते बेहाल। ये तो बिल्कुल अमृतकाल में इनकी बेहाली दिखती है, इसलिए कि इनको देखिए जनता जो है वो हर चीज समझती है, और जनता ही जो है आपको सत्ता पे बैठाती है, सत्ता से बाहर करती है, और जनता जनार्दन है। अगर आपकी बातों में सच्चाई होती तो आपको समझ में आता है। आप बोले पर कैपिटा इनकम इनके समय में जब 2014 में छोड़ा था 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम देश की आबादी की थी। आज 1,97,000 करोड़ है, 97,000 है। तो पर कैपिटा इनकम बड़ी हो सकता है। ये कहें कि बिटवीन 2004 से 2000 के बीच में रेट ऑफ पर जो ग्रोथ हुआ था, उनके इंक्रीज हुआ था, ज्यादा थोड़ा था, और अभी थोड़ा मार्जिनली थोड़ा कम है। लेकिन आप देखिए, क्या आपने कोविड काल देखा था? क्या आपने ऐसी तकलीफें देखी थी? क्या आपने रूस और यूक्रेन जैसे वॉर देखे थे? क्या आपने देखा था कि बार बार कोविड 2 साल के बाद भी कभी नहीं आ जाता? क्या आपने इस तरह का डिसरप्शन देखा था, सप्लाई चेन डिसरप्शन? इन सारी चीजों के बावजूद आज देश में पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि देश में जो आज इन्फ्लेशन रेट हमने कंट्रोल किया है, उसको इन्फ्लेशन जो महंगाई को जो कंट्रोल किया, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। दूसरी बात, हमारा जिस तरह से ग्रोथ रेट चल रहा है, अरे आपको तो गर्व से कहना चाहिए कि भारत आज एक ऐसा देश है जहां उसके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपके समय में क्या बात करते थे? 2013 में मैं छोटी सी बात बताता हूं, मैं तो बैंकर था 2012-13 में। जल्दी से बातें कहता हूं। दुनिया के किसी कोने में मैं एज ए बैंकर जाता था तो मुझसे एक ही सवाल करते थे जी, क्या देश में, आपके देश में सिर्फ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, स्कैम एंड स्कैमस्टर्स रहते, हर दिन एक नया स्कैम, और
क्या पांच फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे नाजुक इकोनॉमी 5 दुनिया की थी, उसमें से हिंदुस्तान था। आज सबसे मजबूत इकोनॉमी, इसके लिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रोफेसर साहब, इसको तो मान लीजिए कम से कम। जल्दी से संक्षेप में, जल्दी से प्रोफेसर साहब, उसका फायदा है। अब इन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात करी। 2004 में देश की पर कैपिटा इनकम थी 26,000 रुपए। ठीक है। 2014 में हुई 90,000, 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। और आज है 1,97,000। अब आप ये बताइए 3 गुना ज्यादा होता है कि 2 गुना? पर फिर भी मैं कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जरा इन वैश्विक हालात को भी तो देख लीजिए ना। पर कम से कम झूठ ना बोले। उस समय भी सब प्राइम क्राइसिस आई थी। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि बैंकों की हालत, फ्रॉडस्टर। आज दुनिया में जफर साहब एक ही रिपोर्ट की चर्चा है, उसका नाम है हिडनबर्ग। याद है ना? मैं जवाब एक मिनट रुकिए, जवाब बाद में देना। नहीं, पर पहले देश का LIC और SBI का पैसा लेके चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। डूब गया? बजट को लेकर मंथन पर हम यहाँ पर ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर आपको समझना इस बात को होगा कि एक तरफ विपक्ष जो कह रहा है कि साहब ये बजट झुनझुना है, तो जनता को तय करना है कि साहब ये बजट झुनझुना है या फिर विपक्ष का नजरिया बजट को लेकर वो महज एक झुनझुना है। तो सब कुछ जनता की दरबार में है। ये 23 का बजट है और 24 की आहट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। एबीपी न्यूज कॉन्क्लेव में खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रहिए हमारे साथ, कुछ और मेहमान आगे आपका इंतजार कर रहे हैं।